हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोअम टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, जिसे रॉबर्ट हेरिक ने 17th सेंचुरी में लिखा था। यहाँ पे वर्जिन्स का मतलब हो गया यंग और अनमैरिड वुमेन, और टू मेक मच ऑफ टाइम का मतलब होता है वक्त का बहुत ही अच्छे तरीके से यानी इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करना। ऐसा कोई भी पोअम जिसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट हो उसे हम कार्पी डियम पोअम कहते हैं। कार्पी डियम जो है वो एक लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है सीज द डे, यानी दिन या फिर वक्त को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। कार्पी डियम पोम्स जो होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होते हैं। अगर आपने पोम टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस जो कि एंड्रयू मार्वेल का लिखा है, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको बहुत हद तक आइडिया होगा कि कार्पी डियम पोम किस तरह के होते हैं। तो बेसिकली कार्पी डियम पोम्स में होता क्या है, जो पोइट होते हैं वो अपनी बीलवेड या फिर किसी भी वुमेन को एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि उनके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है और उन्हें प्रेजेंट मोमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है, बिना फ्यूचर का टेंशन लिए हुए। और वो बेसिकली यही दिखाना चाहते हैं कि उनके पास वक्त बहुत कम है और अगर वक्त बीत गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस पोअम में जैसा कि टाइटल है टू द वर्जिन्स, तो रॉबर्ट हेरिक ने इस पोअम में वर्जिन्स को एड्रेस किया है और वर्जिन्स को कह रहे हैं कि वर्जिन्स को अपने यूथ ख़त्म होने से पहले, अपनी ब्यूटी ख़त्म होने से पहले उन्हें वक्त का फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त बीत जाएगा तो साथ ही साथ उनकी जो खूबसूरती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस पोम को सबसे पहले 1648 में हेस्पेराइड्स नाम के एक वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। आइए पोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो पोम में बेसिकली 4 स्टैंजा है और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स है। और बहुत ही स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो पोम में 4 क्वार्ट्रेन्स हैं। क्वार्ट्रेन्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4 राइम्ड लाइन्स। और अगर राइम स्कीम की बात करो तो फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम ए बी है, सेकेंड का सी डी, थर्ड का ई एफ और लास्ट वाले का जी एच है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो इसमें मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। जब पोम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। अगर हम पोम की थीम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है कार्पी डियम, क्योंकि ये पोम कार्पी डियम के जॉनरा में आता है। तो कार्पी डियम का मतलब हो गया सीज द डे। तो इसमें जो राइटर है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, टाइम से हम फाइट नहीं कर सकते और हमें प्रेजेंट मोमेंट का पूरी तरीके से यूज़ करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम है ब्यूटी ऑफ वुमेन, यानी कि ब्यूटी ऑफ वर्जिन्स। वो वुमेन या फिर वर्जिन के ब्यूटी की बात कर रहे हैं जो कि एवर लास्टिंग नहीं है। राइटर कहना चाह रहे हैं कि वुमेन का जो ब्यूटी या फिर जो यूथ है वो हमेशा नहीं रहेगा, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और इस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए राइटर ने 2 इमेजरी का यूज़ किया है। फर्स्ट है फ्लावर और सेकेंड है सन। आइए अब हम पोम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टैंजा है, गैदर ये रोज़ बर्ड्स वाइल ये मे ओल्ड टाइम इज़ स्टिल अ फ्लाइंग। यहाँ पे ये का मतलब है यू, रोज़ बर्ड्स का मतलब है गुलाब की कलियाँ। तो राइटर कह रहे हैं कि वर्जिन्स को राइटर कह रहे हैं कि तुम सारे गुलाब की कलियों को गैदर कर लो जब तक तुम कर सकते हो, क्योंकि जो ओल्ड टाइम है वो अब भी उड़ रहा है। ये लिटरल मीनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रोज़ बर्ड्स है ना, इसे एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है वर्जिन्स के ब्यूटी और यूथ को प्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे जो ओल्ड टाइम इज़ स्टिल अ फ्लाइंग है, इसे मैंने पर्पल लाइन से कवर किया है क्योंकि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। टाइम को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। तो अगर आप मेटाफोरिकल मीनिंग देखोगे तो राइटर ये कहना चाह रहे हैं वर्जिन्स को कि जब तक तुम्हारे पास टाइम है तो तुम अपने ब्यूटी और यूथ को गैदर कर लो, वो हर चीज़ कर लो, वो हर काम कर लो जब तक तुम्हारा यूथ ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसका मेटाफोरिकल मीनिंग, क्योंकि टाइम जो है वो उड़ रहा है। उड़ने का मतलब यहाँ पे हो गया कि टाइम जो है वो पास हो रहा है, बीतता चला जा रहा है। और यहाँ पे राइटर ने ओल्ड टाइम लिखा है क्योंकि मानो अगर आज का टाइम बीत जाता है तो कल से फिर यही बीता हुआ वक्त पुराना वक्त कहलाता है, यानी कि जो वक्त है वो कंटिन्यूसली बीतता चला जा रहा है। इसलिए जब तक तुम यंग हो, जब तक तुम ब्यूटीफुल हो, जब तक तुम वर्जिन हो, मेक मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। पूरी अच्छी तरीके से रोज़ बर्ड्स को कलेक्ट कर लो, यानी कि अपने ब्यूटी और अपने यूथ को कलेक्ट कर लो। थर्ड लाइन है, एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे टुमारो विल बी डाइंग। अब राइटर कह रहे हैं
कि ये फ्लावर, यानी कि वो रोज़ बर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये फ्लावर जो आज स्माइल कर रहे हैं ये कल को मर जाएंगे। लिटरल मतलब ये हो गया कि जो गुलाब की कलियां होती है वो कुछ दिन के लिए फ्रेश दिखती है, ठीक है, प्यारी दिखती है, लेकिन जिस तरह से वक्त बीतता है वो मुरझा जाती है और मर जाती है। इन द सेम वे तुम्हारी जो ब्यूटी और तुम्हारा जो यूथ है वो कुछ वक्त के लिए ही है। अगर तुम इसका फ़ायदा नहीं उठाती हो तो तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारा यूथ जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे राइटर ने फ्लावर को मेटाफर की तरह यूज़ किया है वर्जिन के ब्यूटी और यूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, जो रोज़ बर्ड है इसे बहुत ही पुराने समय में लव और सेक्स का सिंबल भी माना जाता था, तो आप इसको इससे कनेक्ट भी कर सकते हो। और बर्ड्स का मतलब होता है कली, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट होती है और बहुत ज़्यादा यंग होती है, ठीक है। फ्लावर का अगर हम यंगेस्ट पार्ट बोलें तो बर्ड होता है, तो उसी तरह के जो वर्जिन्स होते हैं वो भी बर्ड्स की तरह होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो F T और T लेटर को मैंने ग्रीन से किया है क्योंकि यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड को हम रिपीट करते हैं, तो यहाँ पे F और T साउंड को रिपीट किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन द हायर ही इज़ अ गेटिंग। अब इस स्टैंजा में भी द सन को मैंने ग्रीन से किया है क्योंकि यहाँ पे द सन को भी एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है विमेन के या फिर वर्जिन के यूथ और ब्यूटी को प्रेजेंट करने के लिए। तो राइटर कह रहे हैं द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन, यहाँ पे ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन सन के लिए यूज़ किया गया है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन जो है वो वर्जिन के यूथ और ब्यूटी के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि सन को मेटाफोरिकली उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब वो ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब एक वुमेन यंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस होती है, ठीक है, यानी उसकी ब्यूटी जो है वो ग्लोरियस लैम्प से कम नहीं होती है। अब राइटर आगे कह रहे हैं कि जिस तरह से सूरज, ठीक है, उगता है और वो ऊपर जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर से वो नीचे आ जाता है और वो डूब जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक सूरज उगता है तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट में होता है, आफ्टरनून में वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है और शाम होते होते फिर से वो ढल जाता है। जितना जल्दी वो उगता है उतना ही जल्दी वो ढलता है और ऐसा लगता है कि उसका जो रेस है, उसका जो दौड़ है उगने का और ढलने का, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो राइटर मेटाफोरिकली ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी यूथ और तुम्हारी ब्यूटी, वो वर्जिन्स को एड्रेस कर रहे हैं कि तुम्हारी यूथ और तुम्हारी ब्यूटी भी जो है वो सन की तरह है, जितना जल्दी ये ऊपर जाएगी उतना जल्दी ही ये ढल जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। दैट एज इज़ बेस्ट विच इज़ द फर्स्ट व्हेन यूथ एंड ब्लड आर वार्मर। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ये एज, यानी कि जो अभी तुम जो यंग हो, ये यूथफुल एज जो है वो सबसे बेस्ट होता है, लाइफ का ये सबसे बेस्ट फेज़ होता है, क्योंकि इस एज में तुम यंग हो और तुम्हारा ब्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म है। वार्म का मतलब होता है गर्म, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वार्मर है तुम्हारा ब्लड। अब यहाँ पे आप दो मीनिंग निकाल सकते हो। पहला तो मैंने आपको बताया कि कार्पे डियम पोम जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल होते हैं, तो आप इसको इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, सेक्सुअलिटी से। सेकेंड चीज़ ये है कि जब एक वुमेन यंग होती है, ठीक है, वर्जिन होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली फ़िट और एक्टिव रहती है। तो राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये बेस्ट फेज़ है क्योंकि इस वक्त तुम बहुत यंग और बहुत ज़्यादा फिज़िकली और मेंटली फ़िट हो, तुम्हारा जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म है। बट बीइंग स्पेंड द वर्स्ट एंड वर्स्ट टाइम्स स्टिल सक्सीड द फॉर्मर। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि अगर तुम इसे अच्छे से यूज़ नहीं करोगी, ठीक है, इस ब्यूटी को, इस यूथ को अगर तुम अच्छे से यूज़ नहीं करती हो तो ये बेकार से और भी ज़्यादा बेकार बन जाएगा। टाइम हमेशा जो है वो सक्सीड करेगा फॉर्मर को। इसके कहने का मतलब है कि पहले मान लो अगर तुम अपनी ब्यूटी को यूज़ नहीं करती हो तो वो वर्स्ट बन जाता है और टाइम के बीतने के साथ साथ ये वर्स्ट बन जाता है, यानी कि और भी ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेटर W को मैंने ग्रीन से किया है, तो अगेन यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। अब हम लास्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। लास्ट स्टैंजा है देन बी नॉट क्वाई
बट यूज़ योर टाइम। अब राइटर कह रहे हैं अब तुम शर्माओ नहीं बल्कि अपने वक्त को यूज़ करो। इस लास्ट स्टैंजा में राइटर एग्जैक्टली बताना चाह रहे हैं कि वर्जिन्स को अपना जो यूथ है वो किसके लिए यूज़ करना चाहिए। एंड वाइल यू मे गो मैरी, ठीक है, और लास्ट में वो बताते हैं कि उनका इंटेंशन क्या है। वो वर्जिन्स को ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक तुम यंग हो, ब्यूटीफुल हो, गो एंड मैरी समवन। इस तरह से तुम अपने ब्यूटी का यूज़ कर सकती हो। फॉर हैविंग लॉस्ट बट वंस योर प्राइम यू मे फॉर एवर टैरी। टैरी का मतलब होता है डिले करना, और राइटर कह रहे हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया अपने यंग होने पे तो तुम हमेशा के लिए डिले कर जाओगी। तुम अपने अगर यूथ को खो देती हो, अपने प्राइम लाइफ को खो देती हो, ठीक है, क्योंकि यूथ जो है वो प्राइम पार्ट होता है लाइफ का। तो अगर तुम उस चीज़ को खो देती हो तो तुम हमेशा के लिए डिले कर जाओगी। तो ये था पोअम। आई होप कि आपको अच्छे से ये पोअम समझ में आ गई होगी। बीइंग अ 21st सेंचुरी रीडर मुझे ये पोअम थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इस पोअम को 17th सेंचुरी में लिखा गया था और कार्पी डियम पोअम जो है वो कुछ इस तरह की ही लिखी जाती थी। आई होप कि आपको अच्छे से ये पोअम समझ में आ गई होगी। आपका क्या ओपिनियन है इस पोअम के ऊपर, प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू सो मच।